आइजैक न्यूटन। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? विज्ञान, ग्रेविटी, वो इंसान जिसने हमें बताया कि ब्रह्मांड कुछ नियमों पर चलता है। मतलब एक तरह से आधुनिक विज्ञान के पिता। पर क्या उनकी कहानी बस इतनी ही है? असल में उनकी कहानी में एक बहुत गहरा, एक बहुत ही अजीब राज छिपा हुआ है। आज हम मिलेंगे उस न्यूटन से जो साइंटिस्ट तो थे ही, पर साथ ही एक जादूगर भी थे। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो न्यूटन है जिन्हें हम सब जानते हैं, तर्क और गणित के बादशाह, और दूसरी तरफ वो ही न्यूटन जो रात के अंधेरे में छिपकर कीमिया यानी एल्केमी में लगे हुए थे। उनकी कोशिश थी कि वो किसी भी धातु को सोने में बदल दें, और तो और वो दुनिया के खत्म होने की तारीख भी ढूंढ रहे थे। अजीब है ना? मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने शायद इसीलिए कहा था, न्यूटन तर्क के युग के पहले इंसान नहीं थे, वो तो जादूगरों में से आखिरी थे। ये एक लाइन न्यूटन की पूरी जिंदगी का, उनके पूरे वजूद का सार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही इंसान के अंदर ये दो दुनियाएं कैसे बस सकती थीं? इसका जवाब छिपा है उनके बचपन में। एक ऐसा बचपन जो अकेलेपन और मुश्किलों से भरा था, और इसी अकेलेपन ने उस दिमाग को गढ़ा जिसने आगे चलकर दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। जरा सोचिए, एक बच्चा जो जन्म से पहले ही अपने पिता को खो दे, और फिर जब वो सिर्फ 3 साल का हो तो उसकी माँ भी दूसरी शादी करके उसे नानी के पास छोड़ जाए। ये जो अकेलापन था, इसने न्यूटन के दिलो दिमाग पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिटी ही नहीं। और ये गुस्सा कितना गहरा था, इसका अंदाजा न्यूटन के अपने शब्दों से लगता है। उन्होंने अपने बचपन में किए गए पापों की एक लिस्ट बनाई थी, और उसमें लिखा था, अपने सौतेले पिता और माँ को उनके घर समेत जला देने की धमकी देना। सोचिए, एक बच्चे के मन में कितना ज्यादा गुस्सा भरा होगा। तो हुआ ये कि उनका अकेलापन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे होते थे, न्यूटन अपने ही कामों में डूबे रहते थे। वो सिर्फ दिमाग से नहीं सोचते थे, वो अपने हाथों से सोचते थे। दुनिया को समझने के लिए वो उसके छोटे छोटे वर्किंग मॉडल्स बनाते थे, और यही चीज थी जो उनकी सोच को बाकियों से एकदम अलग बनाती थी। अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। साल था 1665। प्लेग की महामारी ने पूरे लंदन को अपनी चपेट में ले लिया था। यूनिवर्सिटीज बंद हो गईं और 23 साल के न्यूटन को मजबूरन अपने उसी बचपन वाले घर लौटना पड़ा। दुनिया के लिए ये एक तबाही का वक्त था, लेकिन न्यूटन के लिए ये चमत्कार का साल बनने वाला था। उसी अकेलेपन में, उसी आइसोलेशन में उन्होंने कैलकुलस को जन्म दिया। अब ये कैलकुलस क्या है? ये दरअसल मैथ्स की एक बिल्कुल नई भाषा थी। एक ऐसी भाषा जिससे ये समझा जा सकता था कि दुनिया में चीजें लगातार कैसे बदलती हैं। एक गिरते हुए सेब की रफ्तार से लेकर आसमान में घूमते ग्रहों तक, सब कुछ। इसके बाद उन्होंने रोशनी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाया। लगभग 2000 सालों से दुनिया ये मानती आ रही थी कि सफेद रोशनी एकदम शुद्ध होती है और प्रिज्म उसमें रंग भरता है। लेकिन न्यूटन ने साबित किया कि सच तो ठीक इसका उल्टा है। सफेद रोशनी असल में इंद्रधनुष के सारे रंगों का एक मिक्सचर है, और प्रिज्म तो बस उन रंगों को अलग अलग करके हमें दिखाता है। और फिर आई उनकी वो खोज जिसने सब कुछ बदल दिया, गुरुत्वाकर्षण। ये बस एक सेब के गिरने की कहानी नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। पहली बार किसी ने कहा कि जमीन और आसमान के नियम अलग अलग नहीं हैं। जिस एक ताकत की वजह से सेब जमीन पर गिरता है, ठीक वही ताकत चांद को पृथ्वी के चक्कर लगाने पर मजबूर करती है। एक ही नियम पूरे ब्रह्मांड के लिए। लेकिन जब न्यूटन ने अपनी ये जबरदस्त खोजें दुनिया के सामने रखीं, तो उन्हें तारीफें नहीं मिली, बल्कि उन्हें मिली तीखी आलोचना। और यहीं से शुरू हुए विज्ञान के इतिहास के सबसे बड़े युद्ध। इन लड़ाइयों ने न सिर्फ न्यूटन की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया, बल्कि उनके किरदार का एक बहुत ही डार्क साइड भी दुनिया के सामने ला दिया। सबसे पहली और कड़वी लड़ाई हुई रॉबर्ट हुक के साथ। हुक उस जमाने के एक बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने न्यूटन के प्रयोगों को दोहराए बिना ही उनकी थ्योरी को गलत कह दिया। अब न्यूटन को आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। नतीजा, दोनों के बीच 30 साल लंबी दुश्मनी चली, और ये दुश्मनी इतनी गहरी थी कि न्यूटन ने अपनी किताब ऑप्टिक्स तब तक पब्लिश नहीं की जब तक हुक की मौत नहीं हो गई। पर सबसे बड़ा युद्ध तो अभी बाकी था, और ये था कैलकुलस को लेकर। इस बार सामने थे गॉटफ्रीड लाइबनिज, जो जर्मनी के एक उतने ही ब्रिलियंट मैथमेटिशियन थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने ही
एक ही समय के आसपास एक दूसरे से बिल्कुल अनजान कैलकुलस की खोज की थी। तो फिर ये लड़ाई हुई क्यों? क्योंकि सवाल ये था कि क्रेडिट किसे मिलेगा, और यहाँ न्यूटन ने अपनी विरासत बचाने के लिए जो किया वो हैरान करने वाला है। उन्होंने रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट होने का पूरा फायदा उठाया, एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जिसमें सारे उनके ही लोग थे, और फिर उस कमेटी की रिपोर्ट भी खुद ही लिख दी, जिसमें लाइबनिस को एक चोर यानी प्लेजरिस्ट घोषित कर दिया गया। तो असल में इसका आविष्कार किया किसने था? ये सवाल इतना बड़ा बन गया कि इसने विज्ञान की दुनिया को दशकों तक दो हिस्सों में बांट कर रखा। एक तरफ इंग्लैंड और दूसरी तरफ बाकी का पूरा यूरोप। आज इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि दोनों ने इसे इंडिपेंडेंटली खोजा था। ये एक दुखद कहानी है कि कैसे इतिहास के दो सबसे महान दिमाग एक दूसरे का साथ देने की बजाय अपने ईगो और राष्ट्रवाद की वजह से एक दूसरे को तबाह करने में लगे रहे। अब आते हैं न्यूटन की कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, उनका गुप्त जीवन। हम सब उन्हें एक साइंटिस्ट के तौर पर जानते हैं, पर सच तो ये है कि विज्ञान उनकी जिंदगी का सिर्फ एक पहलू था। उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कीमिया, जादू और गुप्त ज्ञान की खोज में बीता। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 लाख से ज्यादा शब्द। न्यूटन ने कीमिया यानी एल्केमी के ऊपर इतना कुछ लिखा जो कि उनके विज्ञान और मैथ्स पर लिखे गए काम से भी ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा शौक नहीं था, ये एक जुनून था। उन्हें लगता था कि वो पदार्थ के सबसे गहरे राज को खोज लेंगे। और उनकी ये गुप्त खोजें आज के हिसाब से बहुत अजीब लग सकती हैं। वो मानते थे कि वो पारस पत्थर बना सकते हैं। उन्होंने दशकों तक पारे जैसे जहरीले पदार्थ के साथ खतरनाक प्रयोग किए। वो बाइबल को भविष्य की एक कोडेड भविष्यवाणी मानते थे, और उन्होंने हिसाब लगाकर ये भी बताया था कि दुनिया का अंत 2060 से पहले तो नहीं होगा। ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। अगर हम उनके लिखे हुए सारे काम को देखें तो धर्म, भविष्यवाणी और कीमिया पर उन्होंने विज्ञान से कहीं ज्यादा लिखा। मतलब जो काम हम उनकी सबसे बड़ी देन मानते हैं वो असल में उनकी जिंदगी का बस 1/3 हिस्सा था। लेकिन इतने सारे विरोधाभासों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यूटन के काम ने ही हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। साइंटिफिक मेथड हो, ये आइडिया कि ब्रह्मांड को गणित से समझा जा सकता है, या फिर औद्योगिक क्रांति और स्पेस एज की नींव, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं न्यूटन की ही सोच है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, कौन थे आइजैक न्यूटन? क्या वो तर्क और कारण के प्रतीक थे, या कुछ और? शायद वो आखिरी जादूगर थे जो बस ब्रह्मांड के जादू को विज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कहानी हमें यही बताती है कि महानता अक्सर सीधी और सरल नहीं होती, वो विरोधाभासों से भरी होती है।